औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? जी, तो कैसे जा रहे हैं फिर आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स? मुश्किल तो नहीं आ रही याद करने में, या याद कर रहे हैं अभी, या उसी मेथड पे चल रहे हैं? जब मेथड पे चल रहे हैं तो हौसला आ रहा है कि यार ये तो आसान है, मैं भी इसको पहले जिंदगी में याद करता रहा। पता है, सारी गेम ही कॉन्फिडेंस की है, सारी गेम। क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक एग्जैक्टली वो बातें नहीं है जो कि हर एक ने लाजमी लिख कर आनी। शायद कोई कंप्लीटनेस के अंदर एक आधा पॉइंट मिस कर दे और शायद कोई बच्चा उसको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख के आ जाए। सिर्फ आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए, सिर्फ आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए कि यार यस आई कैन डू इट, मुझे इसके लिए इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं। एक काम कीजिए, एक दफा ग्रुप में मैसेज कर दें प्लीज, और ये बता दीजिए कि हम लोग आइजा 505 आज पढ़ने लगे हैं, तो काइंडली ये क्लास मिस ना करें। और जब मैंने 505 की स्लाइड्स देखी वन नोट के ऊपर, तो मुझे अंदाजा होगा कि यार इसके ऊपर मैंने बड़ा अच्छा वर्किंग की। तो फिर इसी से हम लोग सीखते हैं। मगर एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दें कि क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट एंड डिस्कसिंग ISA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कोई भी एक बच्चा अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर दे, ताकि बच्चे हमें मैक्सिमम ज्वाइन करें और मैक्सिमम फायदा उन तक पहुंचे। सब्सटेंटिव में इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, अभी तक जितनी डिस्कशन हमारी हुई है सब्सटेंटिव के ऊपर, चाहे वो लाइव क्लास में हुई है चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास में हुई है, हम लोगों ने टेंजिबल एसेट्स कर लिए, इनटेंजिबल कर लिया, इन्वेंट्री किया, कैश किया, और लाइबिलिटी एक्विटी भी हमारी कवर हो गई है। अब अगर आईकैप सवाल दे तो कर लेंगे, अभी बस हमारी इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें रह गई है, तो वो हम लोग कल कर लेंगे। पता है, एक मसला ये है कि बच्चे समझते हैं कि आईकैप में सब्सटेंटिव से ज्यादा सवाल आते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। आईकैप के पास से बस उठा के देख लें, मैक्सिमम सवाल इस स्टैंडर्ड से आते हैं, ISA 505 से, और बच्चे उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये सवाल सब्सटेंटिव प्रोसीजर से है, क्योंकि ये चैप्टर ये स्टैंडर्ड उन्हीं चैप्टर्स के अंदर क्लासिफाई हुआ है। तो बच्चों में ये एक खौफ है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का, और कहना तो नहीं चाहिए मगर ये खौफ टीचर्स नहीं बनाया हुआ, ये खौफ नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपको 2 हफ्ते लगाऊं और 2 हफ्ते में एंड पे आपसे कहूं कि यार इसको क्रैम कर लेना एंड के ऊपर, मजा नहीं आएगा। हमारे पास कम टाइम और कम टाइम में हम लोगों ने सारे एरियाज को कवर करना है। हमने रिपोर्ट्स का सवाल देखने हैं, हमने एथिक्स का सवाल देखने हैं, हमने आगे जाके रिस्क के सवाल देखने हैं। तो वो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आईकैप में ज्यादा पूछी जाती है, हमारा फोकस उस पर ज्यादा होना चाहिए। सब्सटेंटिव का अगर सवाल आ जाए, यस आपको टेक्निक पता है, आप लिख दें। रिवीजन करते टाइम भी आपको याद नहीं करना, रिवीजन करते टाइम भी आपने बस उसको अपने माइंड में एक स्केच बना लेना कि यार अच्छा ये 5 बातें हैं, वो 7 बातें हैं, और ये मैंने मिला के लिख देनी है। प्लस मुझे अकाउंटिंग का वो वाला स्टैंडर्ड आना चाहिए। ये सारी बातें क्लियर है सब्सटेंटिव आपके कदमों में? तो स्टिल
कोई डिफिकल्टी पेश आ रही तो मुझे बताइए, खुल के बताइए। वी आर ऑल इक्वल और हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टिल कोई मसला, कोई परेशानी है तो बताइए। एक दफा खुद से सवाल करें और जो जवाब आपका ज़मीर आपको दे रहा है मुझे वो बताइए। तो जरा जल्दी बताइएगा क्योंकि हमने इसको भी स्टार्ट करना है। वेटिंग फॉर योर आंसर। जी, इसमें क्या होता है, देर आर सर्टन एरियाज जहां पे पूरे पूरे फॉर्मेट्स किताब में अप्लाई नहीं है क्योंकि वो एरियाज छोटे हैं। अब उन एरियाज पे क्या किया जाए, आप उन एरियाज को हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं और विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। असल में वो एरियाज ही अपने अंदर बहुत छोटे से हैं और कहीं पे तो एक ही प्रोसीजर से आप तीन तीन चार चार बातें वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो अगर मैं उस तरह देखूं तो आप उसको विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। अगर सवाल 3 नंबर का है, 4 नंबर का, बट अगर 5 से ऊपर चला गया सवाल या 5 नंबर का सवाल है तो फिर आपको हेडिंग वाइज लिखना चाहिए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन तो यही है। जी जी, अभी एक्रूवल्स रहता है, प्रोविजंस रहती हैं, कंटिजेंसीज रहती हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट रहती है, बैंक रहता है। ये जितने अदर एरियाज हैं ये हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कल ये एरियाज करके चैप्टर नंबर 8, 9, 10 को डब्बे में बंद कर देगा। तो इसीलिए मैं आज 505 करवा रहा हूँ ताकि कल का दिन आपके पास हो सब्सटैंटिव के तमाम बाकी एरियाज को डिबेट में लेके आने के लिए। ठीक हो गया? शुरू करें 505। तैयार है? ओके। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अभी छोटे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, हम लोगों ने 3 कैटेगरीज के ऊपर काम किया था और कैटेगरी सी में जाके मैंने लिखा था कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है इसका एक अपना स्टैंडर्ड है 505। आज हम उसी स्टैंडर्ड की बात करने लगे, यानी कि कंफर्मेशन कैसे करनी है, कब करनी है, किससे करनी है, किस तरह करनी है, वो सारी बातें इस स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन याद रखिएगा, डेटर्स से भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है, लॉयर से भी हो सकती है, क्रेडिटर से भी हो सकती है, और जो इसके अलावा बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम लोग चीजें कंफर्म कर सकते हैं। मगर जो ISA 505 है ये स्पेसिफिक टू डेटर्स बात करता है, स्पेसिफिक टू डेटर्स। मगर जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप क्रेडिटर के लिए भी लगा सकते हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब मैं 505 की बात करता हूं तो इट मींस के डेटर के सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। मुझे बताइएगा आवाज में किसी किस्म का लैग तो नहीं है? आवाज क्लियर है? क्योंकि आपकी ही अश्योरेंस के ऊपर मैं इसको शुरू करूंगा। ले जी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है कि ऑडिटर डेटर को खत लिख रहा है और खत लिख के वो पूछ रहा है कि बताओ जो बैलेंस फाइनेंशियल्स में हमारे पास आ रहा है क्या तुम उस बैलेंस से एग्री करते हो या नहीं करते। दिस इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन कॉल पे नहीं हो रही है, व्हाट्सएप पे नहीं हो रही है, ईमेल पे नहीं हो रही है, बाकायदा खत के थ्रू हो रही है।
कंपनी के लेटर हेड के ऊपर हम लोग लेटर ड्राफ्ट करते हैं और पोस्ट कर देते हैं डेटर को। डेटर से जो रिप्लाई आता है हम वो रिप्लाई चेक करते हैं और उसको अपनी फाइल में लगा लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या है? कंफर्मेशन का प्रोसेस। किससे कर रहे हैं? डेटर्स के साथ। डेटर्स कौन है? एक्सटर्नल पार्टी। ठीक। अब मुझे जरा ये बताइएगा सोच के कि क्या वो डेटर लायबल हैं कि वो मुझे रिस्पॉन्ड करें? क्या उन डेटर्स के लिए मैं कोई हैसियत रखता हूं? मैं कोई हैसियत उनके लिए नहीं रखता, मेरा उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो मुझे नहीं जानते हैं, तो वो शायद मुझे रिप्लाई ना करें। तो इस डर से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं कंपनी का लेटर हेड इस्तेमाल करता हूं, ताकि जब कंपनी का लेटर हेड से उनको मेल जाएगी, उनको लेटर पहुंचेगा, तो वो लेटर उनको बता रहा होगा कि ये सवाल कंपनी के थ्रू आया है, तब वो ज्यादा लायबिलिटी फील करेंगे आंसर करने की। ठीक है, लेटर भेजता ऑडिटर ही है, मगर क्लाइंट के लेटर हेड पे भेजता है। और ऐसा नहीं है कि वो खुद ही से चूज करके लेटर भेजना शुरू कर दे, उसको पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है मैनेजमेंट से। उसको पहले मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है कि भाई मैं खत भेजना चाह रहा हूं, तो क्या मैं खत भेजूं? अब जब आप इजाजत ले रहे हैं दूसरी पार्टी से, तो दो ऑप्शन होते हैं, या दूसरी पार्टी एग्री कर लेगी या दूसरी पार्टी मना कर देगी। अगर तो एग्री कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर मना कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि क्या उनके पास कोई लॉजिकल रीजन, कोई राशनल, कोई मुद्दा है या नहीं जिसकी बेस पे उन्होंने आपको मना किया है। तो आप क्या करेंगे, वो मुद्दा तलाश करेंगे, वो मुद्दा उनसे इंक्वायर करेंगे। अगर तो वो आपको एक लॉजिकल रीजन दे दें कि हमने आपको सर इसलिए खत भेजने नहीं दिया क्योंकि इस कस्टमर के साथ हमारे पहले से ही बहुत लीगल केसेस चल रहे हैं, और आपका जो खत है वो जल्दी पे आग का काम करेगा, तो हम आपको रोक रहे हैं। ठीक है, उनके पास राइट है, वो आपको मना कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड इट। तो अगर तो ऐसे है तो ठीक है, आप किसी और तरीके से एविडेंस हासिल कर लें। बट अगर वो आपको रोक रहे हैं और कोई लॉजिकल बैकग्राउंड रीजन राशनल नहीं है, तो फिर आपको उनकी इंटेग्रिटी पर डाउट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसी वजह है, क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से मुझे रोका जा रहा है कि मैं उनको खत ना भेजूं। मुझे उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर निशान उठाना पड़ेगा, सवालिया निशान। मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि भाई ये लोग सच्चे लोग नहीं, और इसीलिए मैं अपनी रिस्क असेसमेंट रिवाइज कर लूंगा। अब मुझे जहां में वो लोग पहले अच्छे नजर आते थे, अब मुझे वो लोग उतने ही बुरे नजर आएंगे, और मैं अपने रिस्क एलिमेंट्स को बढ़ा लूंगा। मैं ज्यादा काम करूंगा, टाइमिंग बढ़ा लूंगा, एक्सटेंट बढ़ा लूंगा। पहले 3 दिन काम करता था, अब 5 दिन काम करूंगा, ज्यादा डिटेल में काम करूंगा, और उनके ऊपर ज्यादा स्केप्टिक होके फिर अपना ऑडिट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको मना कर रहे हैं। तो जब मना कर रहे हैं तो आपके माइंड में आएगा कि यार कोई ना कोई 2 नंबरी तो हो सकती है। मगर जब उन्होंने मना कर दिया तो क्या मैं मना होके बैठ जाऊं? तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, तुम इतने भी नेक शरीफ नहीं हो, तुमने ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लाजमी लगाने हैं। अगर तुम्हें क्लाइंट रोक रहा है कि भाई इनको खत ना भेजो, तो ठीक है, खत ना भेजो, मगर जो बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसको तुम किसी और तरीके से चेक कर लो। कैसे? तुम ये देख सकते हो कि उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, पूरे साल में ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, और रिकैलकुलेट करके तुम उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। ठीक। अगर तुम पिछली दफा यहाँ पे नहीं थे तो तुम पुराने ऑडिटर से कंफर्म कर सकते हो, टी अकाउंट चेक कर सकते हो, रिकंसिलिएशंस कर सकते हो,
डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट निकाल के चीजों को चेक कर सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी क्या है कि एक्सटर्नली कंफर्म किया जाए, बट अगर वो नहीं मानते तो फिर आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स मुझे अच्छा एविडेंस नहीं दे रहे और वो लोग भी मुझे मना कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या ये मिस स्टेटमेंट है या ये स्कोप लिमिटेशन है? या ये मिस स्टेटमेंट कहलाती है या ये स्कोप लिमिटेशन कहलाती है? ये स्कोप लिमिटेशन कहलाती है। अगर तो उनका जो स्टांस है वो बहुत ही फारिग है, अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है और मैं एविडेंस हासिल नहीं कर पा रहा, तो दिस विल बी कॉल्ड स्कोप लिमिटेशन। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले उनकी मैनेजमेंट को, उनकी 2 साल के गवर्नेंस को ये बात बता देनी चाहिए, और अगर वो स्टिल नहीं बाज आ रहे तो मैं 705 में जाके रिपोर्ट को खराब कर दूंगा। यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी? हमने इतनी बात अभी तक कवर की है ऑडिट प्रोसीजर से ऊपर ऊपर। यहां तक बात कहानी समझ आ गई? कहानी क्लियर है? तो मेरा फोकस बोलने पे ज्यादा है, लिखने पे कम है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट सामने है, तो आपने चीजों को समझते चले जाना। स्कोप लिमिटेशन है तो अब मुझे देखना है कि वो मटेरियल है या वो परवेसिव है। अगर तो सिर्फ मटेरियल है, अगर तो सिर्फ मटेरियल है तो उस केस में मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट दूंगा, और अगर बहुत हैवी किस्म की तो फिर मैं देखूंगा कि वहां से निकलना पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल है या नहीं, और वहां से विड्रॉ कर जाऊंगा। डिस्क्लेमर की तरफ मैं एंड पे जाऊंगा, वो कब? जब निकलना मेरे लिए पॉसिबल ना हो। तो वो 705 वाली कहानी आपको यहां से आगे हेल्प करेगी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलें। जी, 580 में आपने ये देखा होगा, उन्होंने कहा था कि जब आपको इंटेग्रिटी पे शक आ जाए तो फिर आप विड्रॉ कर देंगे, ऐसा ही है। मगर हमें ये भी देखना है कि क्या वो कोई ना कोई रीजन हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वरना अदरवाइज तो हम छोटी से छोटी बात के ऊपर विड्रॉ करने को तैयार हो जाएंगे। असल में रिटन रिप्रेजेंटेशन एक आखिरी हैवी एविडेंस होता है, और अगर वो आखिरी हैवी एविडेंस मुझे ना दे रहे हो तब जाके मुझे अगर उस वक्त उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट हो रहा है तब मैं वहां से निकल जाऊंगा। मगर अभी मैं ऑडिट के एंड पे नहीं हूँ, ऑडिट के स्टार्ट में खड़ा हूँ। रिटन रिप्रेजेंटेशन कब आती है? जब मैं उनको रिपोर्ट देने लगता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे पहले डॉक्यूमेंट दें, और जब तक वो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं देते मैं उनको रिपोर्ट नहीं देता। वहां पे अगर वो मुकर जाएं और वहां पे अगर मुझे उनकी इंटेग्रिटी पर डाउट आ जाए तो फिर वो काबिल फरामोश नहीं होता। ये मैं ऑडिट के अभी स्टार्ट में खड़ा हूं, वो ऑडिट का एंड था। क्लियर होगी बात? जी, वो वाला लेवल काफी ज्यादा परवेसिव है, क्योंकि अगर वो मुझे साइंड फाइनेंसेस नहीं दे रहे, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो फिर मैं उनको रिपोर्ट अपनी नहीं देता। ओके, नाउ हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर मैनेजमेंट इनकार कर दे तो क्या है। व्हाट इफ कि मैनेजमेंट इनकार ना करे, मैनेजमेंट आपका साथ दे, मैनेजमेंट कहे सर ठीक है भेजिए, बिस्मिल्लाह सौ बिस्मिल्लाह, आप अपने काम शाम करें। तो जरा ये सोच के बताइए कि व्हाट कैन बी द आइडियल टाइम टू सेंड लेटर्स। ये दिमाग में रखते हुए कि खत का जवाब 2 महीने 1.5 महीने के बाद आएगा, मेरे पास आइडियल टाइम क्या है? और मेरे पास सैकड़ों डेटर्स हैं जिनको मैंने खत भेजना और हर एक का जवाब मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के बाद आता है। तो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू सेंड दीज लेटर्स? सोच के जवाब दीजिएगा।
क्या आइडियल टाइम है? ऑडिट स्टार्ट में नहीं, इंटरिम। इंटरिम देखो, जब आप लोग इंटरिम में आते हो तो फाइनल ऑडिट से कुछ 3-4 महीने पहले आते हो, 5-6 महीने भी पहले आ सकते हो। वहां पे अगर आपने खत भेजा है तो फिर चांसेस है कि जब आप फाइनल के लिए आ रहे होगे तब तक आपको उसके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इंटरिम के ऊपर जो कंपनी के पास इंटरिम बैलेंस आ रहा होता है वो कंफर्म किया जाता है थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और जब आप फाइनल ऑडिट तक पहुंचते हैं तो उस टाइम पे आपको खत आने शुरू हो जाते हैं, आपको खत मौसूल होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि खत का जवाब जल्दी आ जाएगा, डेटर्स कम है, तो आप फाइनल ऑडिट के स्टार्ट में भेज दें, कोई मसला नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार जवाब में डिले आ सकता है, कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप इंटरिम पे भेजें ताकि आपके पहुंचने तक जवाब सबको जवाब जो है वो आप तक सबका पहुंच जाए। तो आइडियली इट शुड बी आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, बट इट कैन बी डन ऑन इंटरिम डेट, ताकि जो आपके ऊपर दबाव रहता है टाइम का कि ऑडिट जल्दी कंप्लीट करना है, बहुत बहुत सारे काम करने हैं, तो वो खराब ना हो। मेरा इसमें आपसे एक सवाल है, आप लोगों ने ऑडिट करना होता है 30 जून का, लेट सपोज इंटरिम पे आप लोग गए फेब के अंदर और आपने 28 फेब में जो बैलेंस आ रहा था वो कंफर्म कर दिया, तो उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने का बैलेंस कंफर्म नहीं है। क्या मैं उस 4 महीने का बैलेंस का जो बैलेंस है वो किस तरह कंफर्म करूंगा? जो बाकी बच गया बैलेंस वो फिर मैं उनके रिस्पेक्टिव कंट्रोल अकाउंट से या टी अकाउंट से वेरीफाई कर लूंगा। मैं रिवर्स वर्किंग करके भी वेरीफाई कर सकता हूँ, रिकंसाइल कर सकता हूँ, तो वो अगला 4 महीना मेरे लिए वेरीफाई करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया? क्या मैं सबको खत भेजूं या सैंपल बेस पे चूज करूं किसको खत भेजना है किसको नहीं भेजना? क्या सबको खत भेजना मेरे लिए पॉसिबल है? नहीं, मैं सैंपल बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ कस्टमर्स को चूज कर लेता हूं कि भाई किसको खत जाना है किसको खत नहीं जाना। और मुझे ये भी शुरू में ही प्लान कर लेना है कि खत पॉजिटिव वाला जाएगा या नेगेटिव वाला जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन और एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको अभी बताने लगा हूं। पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या है? जिसके अंदर हम कस्टमर को कहते हैं कि भाई चाहे तुम एग्री करो चाहे तुम एग्री ना करो, वेदर और नॉट यू एग्री और नॉट, मुझे ये बता दो कि जो मैं तुम्हें बैलेंस लिख के भेज रहा हूं वो सही है या नहीं। यानी कि अगर तुम एग्री करते हो तब भी बताओ, और अगर तुम एग्री नहीं करते हो तब भी बताओ। मगर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इज कि यार उसी वक्त रिप्लाई करना जब तुम डिसएग्रीमेंट में हो। पॉजिटिव इज व्हाट? पॉजिटिव इज के इफ यू एग्री रिप्लाई, इफ यू डोंट एग्री रिप्लाई। नेगेटिव इज रिप्लाई ओनली इफ यू आर नॉट एग्री। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को एक दफा पढ़, स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 आपको नजर आ रहे हैं उसको रीड कर ले। अब मुझे बताइए यहाँ तक बात समझ आ गई?
जी यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो पॉजिटिव रिस्क के यार एग्री हो तब भी बताओ, डिसएग्रीमेंट में हो तब भी बताओ, मगर नेगेटिव रिस्क के सिर्फ उसी वक्त बताना जब तुम डिसएग्रीमेंट में हो। अब दोनों तरह की कंफर्मेशन के साथ कुछ कुछ रिस्क उनके अपने अटैच्ड है। दोनों तरह के एविडेंसेस में, मेथड्स में कुछ कुछ उनके अपने भी रिस्क अटैच्ड है। वो क्या, जरा देखते हैं। पॉजिटिव मजीद दो तरह की होती है। नंबर 1, एक ऐसा खत जिसमें हम बैलेंस की अमाउंट लिख के भेजते हैं। हम उसको बता दें कि तुम्हारा बैलेंस ये है, उसका ब्रेकअप ये है, और उससे पूछेंगे भाई एग्री करते हो या नहीं करते। ये जरा राइट साइड पे लेटर 1 बना हुआ देखिएगा। लेटर 1 का बैलेंस है 5,75,432 रुपए, और उसको मैंने क्या लिख के भेजा, डू यू एग्री और नॉट, प्लीज रिप्लाई। डू यू एग्री और नॉट, प्लीज रिप्लाई। अब जब मैं उसको खत पे अंदर बैलेंस लिख के भेज रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसका काम आसान कर रहा हूं, और इतना काम आसान कर रहा हूं कि वो विदाउट इवन चेकिंग मुझे कह देगा यस आई एग्री और नो आई डोंट एग्री। मैंने तो उसे खत उसको भेजा हुआ है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं बार बार उसको रिमाइंडर दे रहा हूं। अब आप रिमाइंडर कॉल पे भी दे सकते हैं, ईमेल पे भी दे सकते हैं। मैं उसको बार बार रिमाइंडर कर रहा हूँ, वो कहेगा यार ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं, इसको यस करके भेज दो, कम से कम जान छूट जाएगी इनसे। तो जब आपने उसको तमाम डिटेल्स बैलेंसेस की निकाल के दे दी हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो बगैर देखे आपको यस की कॉल दे देगा, या बगैर देखे आपको नो की कॉल दे देगा। अगर उसके माइंड में एक मोटा मोटा हिसाब भी होगा ना कि यार अच्छा मैंने 5 लाख के करीब की अमाउंट देनी थी, शायद 5,75 ही होगी, ओके करके उसने भेज दिया विदाउट चेकिंग। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको एक बैलेंस अमाउंट बताई हुई थी। एक और तरीका भी होता है इसमें, यह है कि हम कस्टमर से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा बैलेंस क्या है। लेटर 3 देखें, 2 नहीं देखना, 3 देखना। आप हमको खुद अपना बैलेंस बता दें, आपने डब्बा खाली छोड़ दिया। जब आपने डब्बा खाली छोड़ा और वो खत भेजा है डेटर को, तो डेटर कहेगा कि यार इन्होंने मुझे किस असलियत में डाल दिया, मैं इनका अकाउंट खोलूं, ये चेक करूं, वो चेक करूं, बहुत टाइम लगेगा, ऐसे याद रख दो खत, मैं इसका जवाब बाद में दे दूं। वो खत फिर फाइलों के नीचे दबता दबता पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। रिस्पॉन्स ही वहां से नहीं आ रहा होता, रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उनको ज्यादा काम करने के लिए कह दिया। तो पॉजिटिव क्या था, एग्री करते हो तब भी बताओ, एग्री नहीं करते हो तब भी बताओ। उसकी दो मजीद किस्में हैं, या बैलेंस लिख के भेज दें या बैलेंस लिख के ना भेजें, और दोनों की अपने अपने रिस्क साथ अटैच्ड है। अगर तो मैं बैलेंस मेंशन कर रहा हूँ, इट मींस कि उनका काम मैं आसान कर रहा हूँ, वो मजीद सुस्त हो गए हैं, विदाउट चेकिंग वो मुझे यस या नो की कॉल दे सकते हैं। और अगर मैं उनका बैलेंस नहीं बता रहा, इट मींस कि उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो चांसेस है कि वो मुझे रिप्लाई ही ना करें। लोअर रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे आ सकता है। फिर अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव क्या था? नेगेटिव ये था कि भाई उसी वक्त रिप्लाई करना जब तुम एग्री करते हो, यानी कि डिसएग्रीमेंट में, सॉरी, उसी वक्त रिप्लाई करना जब तुम डिसएग्रीमेंट में हो, और अगर तुम एग्री हो तो रिप्लाई करने की जरूरत तुम्हें नहीं।
लेटर 2 देखें, इफ यू एग्री डू नॉट रिप्लाई, इफ यू डिसएग्री प्लीज रिप्लाई, दिस इज नेगेटिव कंफर्मेशन। तो अगर उनकी तरफ से लेट्स सपोज मुझे जवाब नहीं आया, तो क्या इसका मैं हमेशा मतलब ये ले लूं प्यारे बच्चों कि वो एग्री कर रहे हैं? शायद उन तक मेरा खत ना पहुंचा हो, शायद उन्होंने खत का जवाब दिया हो मेरे तक ना पहुंचा हो, ठीक है ना? तो खत रास्ते में गुम भी तो सकता है, और जब खत गुम गया मुझे जवाब नहीं आया, इट मींस कि मैंने ये एग्री कर लिया कि वो मेरे इस बैलेंस से एग्री करते थे। तो नेगेटिव कंफर्मेशन के अपने भी कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ रिस्क अटैच्ड है, ये लेस रिलायबल है एज कंपेयर टू पॉजिटिव वाला खत। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे रिप्लाई रिसीव नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आपको ये लग रहा है कि वो मानने को तैयार है। एब्सेंस मींस कि वो एग्री है। साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा जगह पे पॉजिटिव भेजना है और कम जगहों पे नेगेटिव भेजना है। क्या ये बात समझ आ गई? क्योंकि मेरा पॉजिटिव ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू नेगेटिव। यहां तक सारी बात समझ आ गई? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात? मगर नेगेटिव एक तरीका तो है, तो नेगेटिव को हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब सारी की सारी कंडीशंस मीट हो रही हो, यानी कि ये चार बातें मीट हो रही हो। कौन सी? ये जो आपको ग्रीन कलर के बुलेट्स नजर आ रहे हैं। जहां पे रिस्क लो हो वहां पे नेगेटिव भेजूंगा, जहां पे कंट्रोल्स स्ट्रांग हो वहां पे नेगेटिव भेजूंगा, जहां पे रिस्क कम हो और कंट्रोल स्ट्रांग हो वहां पे नेगेटिव भेजनी चाहिए। जहां पे पॉपुलेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट बैलेंसेस पे मुश्तमिल हो, यानी कि कम अमाउंट के डेटर्स हो, लाखों के करोड़ों के डेटर्स ना हो, उनके लिए क्या मुझे यूज करना है? पॉजिटिव। बट अगर चंद हजार का डेटर है, चंद 100 रुपए का डेटर है, तो उसके लिए मैं नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। फिर एक मुश्किल बात जो कि अक्सर अंडरस्टैंड करने में तंग होती है, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। शायर ने घुमा दिया पकड़ के, शायर ने घुमा दिया। अ वेरी लो एक्सपेक्टेशन रेट इज एक्सपेक्टेड, तो वहां पे आप नेगेटिव भेज सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? मगर पहले मुझे बताइए, यहां तक बात समझ आ गई? जी जी, ये बात मैंने भी करवाई नहीं, मगर क्या यहां तक बात समझ आ गई? सवाल ये है कि ये एक्सेप्शन रेट किसे कहते हैं? माइंड में जब आप ये टर्म पढ़ते हैं तो आपको सवाल आना चाहिए कि यार ये एक्सेप्शन रेट क्या है? ये एक्सेप्शन रेट क्या है? देखें, एक्सेप्शन रेट की ना डेफिनेशन लिख लो। एक्सेप्शन रेट क्या है? एक्सेप्शन रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ कंप्लायंस, exceptions that is or can be tolerated by auditor। यानी कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि ऑडिटर बर्दाश्त कर सकता है अगर वो मैनेजमेंट उसकी बातों पे अमल दरामद ना करे, यानी कि मैक्सिमम कंट्रोल वीकनेसेस जो कि वो बर्दाश्त करेगा, दिस इज एक्सेप्शन रेट।
दिस इज एक्सेप्शन रेट। तो जहां पे उसकी बर्दाश्त की कुव्वत कम है, जहां पे उसकी बर्दाश्त की कुव्वत कम है, तो वो वहां पे नेगेटिव का इस्तेमाल कर सकता है, वहां पे नेगेटिव का इस्तेमाल कर सकता है। मगर जहां पे उसको लगता है कि उसको एक अच्छा एविडेंस हासिल करना है, तो फिर नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात अगर समझ में आ गई है तो सही है, अगर नहीं आई तो फिर इस पॉइंट को क्रैम कर लीजिए। A very low exception rate is expected। मैं दोबारा बता देता हूं, एक्सेप्शन रेट क्या है? मैक्सिमम एक्सेप्शंस जो कि ऑडिटर बर्दाश्त कर सकता है ऑडिट के अंदर, यानी कि मैक्सिमम कंट्रोल वीकनेसेस जो कि काबिल बर्दाश्त है, जो कि वो टॉलरेट कर सकता है। तो अगर उसकी अमाउंट कम है तो आप नेगेटिव भेजें, अदरवाइज अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहते हैं तो फिर आप पॉजिटिव भेजें। और नेगेटिव उनको जरूर भेजें, नेगेटिव उनको जरूर भेजें जहां पे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको रिप्लाई भी देंगे। अगर आपको लगता है कि वहां से रिप्लाई नहीं आना, तो फिर आपको वो नेगेटिव खत नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि वहां से जवाब नहीं आना, और जवाब ना आने का मतलब है कि वो एग्री कर रहे हैं, तो फिर आपका नेगेटिव भेजने का तुक ही नहीं बनता। तो उनको भेजें जो कि आपको आंसर भी करें। तो ये चार बातें अगर ये पूरी हो रही हैं तो फिर आप उनको नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। और ये चारों की चारों एक ही टाइम पे मीट होनी चाहिए। ओनली अलाउड वेयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। कोई भी रह ना जाए। आईकैप को ये पॉइंट्स बहुत पसंद है, और आईकैप ने मेजॉरिटी यही पूछा हुआ है स्टैंडर्ड्स। बात समझ आई? तो इसको अगर आप क्रैम भी कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर होगी बात? अब जब आपने सैंपल सिलेक्ट करना है, हमने कहा था ना कि हम तमाम डेटर्स को नहीं भेजेंगे, हम सैंपल में भेजेंगे। तो वो कह रहा सैंपल सिलेक्शन करते हुए ना कुछ चीजें ध्यान में रखना, कुछ चीजें ध्यान में रखना। वो वाले डेटर जरूर पकड़ लेना जिनके अकाउंट्स ओवर ड्यू है, जिनके अकाउंट्स क्या है? ओवर ड्यू है, यानी कि उनका टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है। उन्होंने वादा किया था कि वो 2 महीनों में हमें पैसे भेज देंगे, बट 3 महीने गुजर चुके हैं, पैसे नहीं आए। तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, उनको तुमने जरूर अपने सैंपल के अंदर ऐड कर लेना। ये आपको स्पेसिफिक सर्टेन अकाउंट्स बता रहा है जो कि लाजमी आपने अपने सैंपल में रखने हैं। फिर वो अकाउंट्स जो कि तुम्हें नेगेटिव बैलेंस दे रहे हैं। ये नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस किसे कहते हैं? एडवांसेस को। कभी कभी कस्टमर हमें एडवांस दे देता है और हमारे पास उसका जो बैलेंस आता है वो नेगेटिव में आ रहा होता है, यानी कि अब हमने उसको पैसे देने या माल देना है। तो ये वैसे तो बहुत ही रेयर होता है कि हमें वो एडवांस में पैसे दे दे, तो यहाँ भी रिस्क हो सकता है, उनको भी अपने सैंपल में लाजमी ऐड कर। फिर वो कस्टमर्स जो कि जीरो बैलेंसेस पे हैं, उनमें भी रिस्क होता है, क्योंकि नॉर्मली जो जीरो बैलेंसेस है ना, लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं करते, लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते कि यार इससे तो कुछ लेना ही नहीं है, तो फायदा इसको ऐड करने का। तो वो आपने लाजमी अपने सैंपल में ऐड कर लेंगे। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब एक इनवॉइस बनती है तो वो पूरी पूरी राउंड अमाउंट की नहीं होती, जैसे 30,000, 25,000, 2,000, 5 लाख, 1 लाख। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं वो रैंडम डिजिट्स में आ रही होती है, जैसे 5,75,400 और 32 रुपए, 28 रुपए, 26 रुपए, 81 रुपए, 84 रुपए, 71, 72, 61, 65, 91, 93, 96, 99। तो वो अकाउंट बैलेंसेस जो कि प्योर राउंड सम में आ रहे हैं,
जैसे 30,000, 25,000, 2 लाख, 3 लाख, जिनके एंड पे जीरोज आ रहे हैं, वो भी आपने अपने सैंपल में लाजमी चूज कर लेंगे। और इसके अलावा जहां पे आपको लगे कि यार इसको ऐड करना मटेरियल है, तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है डेटर्स की, ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको? मैनेजमेंट। और उनसे जब आप लिस्ट ले रहे होंगे तो आपने ये इंश्योर कर लेना है कि ये लिस्ट कंप्लीट भी है या नहीं। तो उसकी कंप्लीटनेस और उसकी एक्यूरेसी आपने वहीं पे चेक कर लेंगे। सैम्पलिंग मेथड आप कौन सा लगाएंगे अभी आपको पता है, आपने सैम्पलिंग को पढ़ लिया। कोशिश करनी है कि जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। यहां तक कोई सवाल है तो डिस्कस कर ले। हमने ये जहां तक ये ब्लू कलर से ये आ रहा है ना हाईलाइटर, वहां तक कवर किया है। यहां तक कोई सवाल? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। देखिए राउंड सम क्या होता है कि अमाउंट ड्यू के अंदर ना पूरी पूरी फिगर आ रही हो जिसके एंड पे जीरोस आते हैं। 2.5 लाख, 20,000, 10,000, 1,500, 2,600, 6,100, इसे कहते हैं राउंड फिगर। मगर नॉर्मली पेमेंट्स इस तरह के राउंड अमाउंट में नहीं होती, उसके एंड पे जीरोस नहीं आते, नंबर्स आ रहे होते हैं। तो जिनके एंड पे जीरोस आ रही हैं, देयर आर चांसेस कि यार वहां पे रिस्क हो सकता है। ठीक हो गया? लिस्ट आपने दे ली मैनेजमेंट से, और आपने चेक कर लिया कि जो पॉपुलेशन है, जो डेटर्स हैं, वो एक जैसे हैं या नहीं। ठीक है, आपने सैंपल को सामने रखते हुए डेटर्स आइडेंटिफाई कर ली जिनको आपने खत भेजना है, और अब आप उनको खत भेजा। खत जाएगा पोस्ट के थ्रू, खत जाएगा पोस्ट के थ्रू, और अगर क्लाइंट आपको रिफ्यूज कर दे तो आपको पता है कि अगली कहानी क्या होती है। खत कौन बनाएगा? खत बनाएगी मैनेजमेंट। अल्फाज किसके होंगे? आपके। खत किसके बनेगा? उसके लेटर हेड के। खत किसके बनेगा? उसके लेटर हेड के। फिर जब आप लोगों ने सैंपल चूज करना है तो कोशिश करें कि उसको अपने सैंपल को स्ट्रेटिफाई करें। स्ट्रेटिफिकेशन के एक प्रोसीजर से गुजार दें। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है कि आप अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। आपने सैंपलिंग अंदर भी पढ़ा। डेटर्स को मैं ये क्लासिफाई कर दूं कि 5 लाख तक के डेटर्स, 10 लाख तक के डेटर्स, 10 लाख से 20 लाख तक के डेटर्स, या मैं इस तरह भी स्ट्रेटिफाई कर सकता हूं प्रोडक्ट वाइज कि ये डेटर्स मेरे बेवरेजेस के हैं, ये डेटर्स मेरे चॉकलेट्स के हैं, ये डेटर्स मेरे चिप्स के हैं, या ये वो डेटर्स हैं जिन्होंने मुझे 60 दिन में पैसे देने हैं, ये वो हैं जिन्होंने 90 दिन में देने हैं, ये वो जिन्होंने 120 दिन में देने हैं। तो मुख्तलिफ जगह पे मैं स्ट्रेटिफाई कर सकता हूँ। आपसे एक सवाल है, अगर मैंने स्ट्रेटिफाई किया हुआ तो क्या मुझे हर स्ट्रेटम में से सैंपल ज्यादा उठाना चाहिए या कम उठाना चाहिए? एक सवाल है आपसे। स्ट्रेटिफिकेशन के बाद क्या सैंपल साइज हर स्ट्रेटम का ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? बताइए। कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जब आपने उसको स्ट्रेटिफाई कर दिया ना तो आपने क्या किया, अलग अलग एरियाज में तोड़ दिया। अब अगर आप हर एरिया का 2 या 3 सैंपल भी पिक कर लें तो आपको मल्टीपल एरियाज पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। अगर आपने लेट्स सपोज 5 तरह की स्ट्रेटिफिकेशन की है और हर 5 तरह में आप 3-3 भी सैंपल चूज कर लें, तो इसका मतलब है कि आप 15 इनवॉइसेस को देख रहे हैं। बरक्स के आप स्ट्रेटिफाई ना करते और आप 25 को देख लेते, वो एक अच्छा एविडेंस ना होता। बट आपने हर एरिया में
कुछ ना कुछ काम किया जिससे आपको लगता है कि यार मेरा काम अच्छा है। ठीक हो गया। ले जी, खत आपने भेज दिया और अब वहां से जवाब आने शुरू हो गए। चार तरह की बातें पॉसिबल है। खत का जवाब आए और बैलेंस एग्री करना हो, और जब बैलेंस एग्री कर रहा है तो क्या मुझे कोई मजीद काम करने की जरूरत है? अगर मेरा बैलेंस एग्री कर रहा है, मैंने कहा 2.5 लाख, उसने भी कहा 2.5 लाख, मैंने कहा 4,75,461 रुपए, उसने कहा सर 4,75,461 रुपए, डन। तो जब मेरा बैलेंस एग्री कर जाए तो क्या मुझे कोई फर्दर काम करना है? नहीं, मुझे कोई फर्दर काम नहीं करना। मुझे उसका आया हुआ खत अपनी फाइल में लगा के फाइल को बंद कर लेना। ये है एग्रीड। रिप्लाई आ गया मगर बैलेंस एग्री नहीं हुआ, तो क्या मैं फौरन से क्लाइंट का सर फाड़ दूं? क्या मैं फौरन से क्लाइंट की इंटेग्रिटी पर शक करूं? नहीं। आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा है कि कभी कभी गुड्स इन ट्रांजिट होता है, कैश इन ट्रांजिट होता है। हो सकता है कि उन्होंने आपको पेमेंट की हो मगर वो चेक अभी क्लियरिंग में है और आपने उसकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की। हो सकता है कि आपने गुड्स भेजे हो मगर वो अभी तक रास्ते में हो और उस तक वो गुड्स ना पहुंचे हो। तो कभी कभी इस तरह का डिफरेंस भी आ जाता है जिसके अंदर जो रीजंस है वो इन ट्रांजिट है, चाहे वो कैश है चाहे वो गुड। तो जब रिकनसाइल नहीं हो रहा तो आपने कोशिश करनी है मैनेजमेंट से ये इंक्वायर करें कि क्या कोई इस तरीके से इन ट्रांजिट चीज तो नहीं, और फिर रिकंसिलेशन बनाएं और कोशिश करें कि उसको रिकनसाइल करें। स्टिल अगर नहीं हो रहा तो फिर आप मैनेजमेंट से इंक्वायरियां कर सकते हैं। रिप्लाई आ गया मगर आपको उस रिप्लाई पे यकीन नहीं आ रहा, डाउट है, आपको लगता है कि वो रिप्लाई इतना खास अच्छा रिप्लाई नहीं है, खत खुला हुआ था, खत के अंदर ब्लैंको की गई है, खत फटा हुआ है, खत आपके नाम का नहीं है मैनेजमेंट के नाम का, खत मैनेजमेंट के बंदे ने आपको आके दिया है, पोस्ट ऑफिस वाले बंदे ने आपको आके खत नहीं दिया। तो जहां पे आपको उसके रिप्लाई के ऊपर रिलायंस ना आ रही हो, रिलायबिलिटी ना आ रही हो, तो वहां पे अगेन आप अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को बढ़ा लेते हैं। और अगर सिरे से आपको रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आया ही नहीं, तो फिर आपको क्या चाहिए? रादर देन कि आप कहें कि रिप्लाई ना आने का मतलब है कि वो एग्री कर रहा है, आपको फौरन से फर्दर काम करने चाहिए। और वो फर्दर काम कौन से हैं? आप उनसे कॉल पर रब्ता करें, आप उनकी इनवॉइसेस देख लें, आप रिवर्स वर्किंग करके उनका ओपनिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। देखें क्या ईयर एंड के बाद वो कोई बंदा पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके साथ की गई डॉक्यूमेंटेशन को देखा जा सकता है, उससे कुछ चीजें इंक्वायर की जा सकती है, क्रेडिट टर्म्स को मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? स्टैंडर्ड इतना मुश्किल नहीं है, बस आपकी एक बेस होनी चाहिए, तो ये आसान है। बट स्टिल कोई सवाल है तो बताइए। जी, एनी कंफ्यूजन गाइस, एनी क्वेश्चन?
फिर एंड के ऊपर आपने क्या करना है, इन तमाम चीजों की एक समरी बना लेनी है कि कितने रिप्लाईज आए, कितने एग्री हुए, कितने रिकंसाइल करने पड़े, किन किन पे आपने ऑल्टरनेट काम किया, किन किन का बैलेंस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। एक समरी बना ले। क्या बना ले? समरी बना ले। दैट वाज योर 505। आसान सा स्टैंडर्ड है, हमने डिस्कशन डिटेल की है, खुद नहीं लिखा क्योंकि चीजें लिखी हुई थी, तो आपने उसको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है। कल हम जो रिमेनिंग एरियाज रह गए सबस्टैंडर्ड के वो करेंगे और उसके बाद इसको एंड कर देंगे। डन? ठीक है जी, कल मिलते हैं और मजीद बातें करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।